हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा के लिए हमारे पर्यावरण अध्ययन की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है? और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए जो टॉपिक वाइज़ डिटेल वीडियो है तो वो भी आपके लिए बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है? और आपको भी अगर लगता है कि जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है या आपको लगे कि ये टॉपिक थोड़ा-सा हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप कमेंट के माध्यम से या मेल के माध्यम से मुझे बता दिया करो। उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन के साथ और क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया था? 1985 में, 1987 में, 1988 में और 1989 में। अब देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपका ओज़ोन परत से संबंधित है और इसे जो लागू किया गया था वो 1989 में लागू किया गया था। ठीक है? तो जान लेते हैं इसके बारे में। ओज़ोन परत की रक्षा के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 को क्या हुई थी? प्रभावी हुई। ठीक है? अब देखिए जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके प्रोटोकॉल हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपकी जो भी संधियाँ हुई हैं, ठीक है? इनके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना दूँगा। और एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे डेज़ हैं, ठीक है? जो भी हमारे क्या है दिवस हैं, उनके लिए भी आपके लिए एक वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है सीएफसी। अब जैसे ही सीएफसी आया, सीधा आपके माइंड में एक वर्ड जा रहा होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है? और जैसे ही सीएफसी आता है तो दूसरी चीज़ हमारे मस्तिष्क में क्या आती है कि ओज़ोन परत, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सीएफसी का कौन-सा भाग वायुमंडल में ओज़ोन के साथ अभिक्रिया करता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें तीनों चीज़ें हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 3 चीज़ें आती हैं। अब वो पूछ रहा है कि वायुमंडल में ओज़ोन के साथ अभिक्रिया कौन-सा करता है? तो इसमें ओज़ोन के साथ अभिक्रिया करता है क्लोरीन। क्या करता है? क्लोरीन, ठीक है? जब सीएफसी समताप मंडल में पहुँचते हैं, तो वे परावैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज़ के द्वारा विघटित हो जाते हैं, जिससे क्लोरीन परमाणु मुक्त होते हैं। जो ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे ओजोन परत का क्या होता है क्षरण होता है। ठीक है, याद रखें। अगला है ओजोन की मोटाई किन इकाइयों के रूप में दी जाती है, यानी कि पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी यूनिट है जिससे ओजोन परत की जो मोटाई है वो मापी जाती है। तो डाप्सन यूनिट, ओजोन यूनिट, सीएफसी यूनिट, O3 यूनिट। तो इसके बारे में कई बार हमारी चर्चा भी हुई है, ठीक है? और कई बार हमारी अगर आप जितने भी ये वीडियो हैं जिनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, अगर आपने देखे होंगे तो ये चर्चा हो चुकी है इसकी, ठीक है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है वो है आपकी डाप्सन, ठीक है? चलिए, अगला है संस्थागत शिक्षण संसाधनों में शामिल है, इंस्टीट्यूशनल लर्निंग रिसोर्सेज इंक्लूड, ठीक है? बैंक, अस्पताल, विश्वविद्यालय, नदी, तालाब, जंगल, समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, कलम, कुर्सी, बढ़ई। तो देखिए बाकी के बी, सी और डी तो किसी भी स्थिति में हो नहीं सकते, वो पूछ रहा है संस्थागत शिक्षण संस्थान। तो संस्थागत शिक्षण संस्थानों में बैंक, अस्पताल और विश्वविद्यालय, ठीक है? और इसमें भी स्पेशली अगर देखा जाएगा तो यूनिवर्सिटी आपका शामिल रहेगा। तो ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला है पर्यावरण अध्ययन में कौन-सी अधिगम की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो पूछ रहा है मोस्ट इफेक्टिव यानी कि लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में कौन-सी ऐसी अधिगम की प्रक्रिया है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी? इंडोर आधारित अधिगम की प्रक्रिया यानी कि बच्चों को अंदर ही चीज़ों को मतलब कक्षा के अंदर या वातावरण के अंदर ही पर्यावरण के अंदर या एक तरीके से कहें कि क्लासरूम के अंदर घर के अंदर ही चीज़ों को सिखाएँ, ठीक है? दूसरा है घर में सीखने की प्रक्रिया, आउटडोर आधारित अधिगम की प्रक्रिया, श्रव्य आधारित अधिगम की प्रक्रिया। तो देखिए पर्यावरण से संबंधित जब भी बात होती है, तो ज़्यादातर आप बच्चों को जब पर्यावरण के साथ, वातावरण के साथ घुलने-मिलने की चीज़ें बताएँगे और उनको प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को दिखाएँगे, सिखाएँगे तो ज़्यादा प्रभावकारी होता है, ठीक है? तो इसमें हो जाएगा आपका आउटडोर आधारित अधिगम की प्रक्रिया, ठीक है? चलिए, अगला है भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए कुछ वीडियो से मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ
कि इसने अलग-अलग भिन्न-भिन्न पालियों में प्रश्न तो पूछे, वहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो हमारी स्टैटिक जीके है, ठीक है? स्टैटिक जीके है, उसका भी हमारा क्या है काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिला। अब स्टैटिक जीके से तात्पर्य हमारा क्या है कि ऐसी जीके जो कि क्या रहती है बदलती नहीं है, मतलब ये करंट में इंक्लूड नहीं आती है। तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन काफ़ी इसमें देखने को मिले हैं, तो इसको आपको अच्छे से देखना है और हम भी कोशिश करेंगे स्टैटिक जीके के आपके लिए कुछ वीडियो बनाएँ। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है आपसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका तीरंदाजी, आर्चरी, ठीक है? और इसे 1971 में घोषित किया गया था। अगला है भारत में राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? किसका पूछ रहा है? नेशनल जूट बोर्ड का मुख्यालय पूछ रहा है आपसे। भोपाल, मुंबई, कोलकाता और भुवनेश्वर। तो राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का मुख्यालय जो है वो आपका कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है? और ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है? चलिए अगला है इमर्जिंग इंडिया इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स एंड रिफॉर्म्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए एक चीज और देखने को मिली कि बुक भी पूछी जा सकती है और बुक के जो राइटर हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। ये करंट से रिलेटेड, करंट में कोई बुक चर्चा में चल रही हो या पुरानी जो बुक लिख चुके हैं जितने भी लेखक, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पूछ रहा है इमर्जिंग इंडिया जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है। स्टीफन हॉकिंग, विमल जालान, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो इमर्जिंग इंडिया इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स एंड रिफॉर्म्स पुस्तक के लेखक हैं विमल जालान। कौन है? विमल जालान। अगला है क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था। 1975 में, 1985 में, 1965 में और 1945 में। तो क्रिकेट का जो फर्स्ट वर्ल्ड कप है वो आपका 1975 में खेला गया। कब खेला गया? 1975 में, याद रखें। और अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी अगर हम बात करें आपसे तो 1975 में क्या है कि ये खेला गया था। और यहीं पर अगर हम बात करें आपसे 2019 और ये 2024 में भी हुआ था जिसकी मेजबानी हमारे भारत ने की थी और इसकी जो विनर रही थी वो ऑस्ट्रेलिया रही थी। लेटेस्ट बात करें, भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता है वो 2 बार जीता है। एक तो 1983 में जीता कपिल देव की कप्तानी में, ठीक है? और एक बार जीता है 2011 में, यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। और अभी हाल ही में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता है, ठीक है? चलिए अगला है मिट्टी को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है। पृथ्वी की त्वचा, पृथ्वी की ढाल, पृथ्वी की सतह और पृथ्वी की छाया। तो मिट्टी को यहाँ पर हम स्किन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्वचा कह देंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है पौधों में वजन के हिसाब से लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है। 10 से 20%, 40 से 50%, 80 से 90% और 30 से 40%। तो पौधों में वजन के हिसाब से जो पानी की मात्रा होती है वह होती है आपकी 80 से 90%। कितनी होती है? 80 से 90%। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड से नमूना एकत्रित करने वाला पहला यूएस मिशन है। देखिए स्पेस के जो क्वेश्चन मुझे देखने को मिले यहाँ पर और व्यापम ने जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं स्पेस से अंतरिक्ष से संबंधित वो बहुत एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पर हमारा केवल इसरो ही सीमित नहीं रहा है, डीआरडीओ केवल सीमित नहीं रहा है, इसने नासा से रिलेटेड और भी अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों से संबंधित बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है? तो स्पेस वाला जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से कवर करें। एमिकस आरईएक्स, ओसिरिस आरईएक्स और रेक्सिस आरईएक्स और ओटेसिस आरईएक्स। ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पहला एस्ट्रॉइड है जो कि एस्ट्रॉइड के नमूने एकत्रित करने वाला पहला यूएस मिशन था। तो ये था OSIRIS रेक्स, ओसिरिस रेक्स, ठीक है? तो क्षुद्र ग्रह से नमूना एकत्रित करने और इसे पृथ्वी पर वापस लाने वाला पहला अमेरिकी मिशन नासा का OSIRIS-REX था, जिसे क्षुद्र ग्रह बेन्यू से नमूना एकत्रित किया गया और इसे 24 सितंबर 2023 को वापस लौटा दिया गया। अगला है डीआरडीओ की प्रयोगशाला को कितने प्रौद्योगिकी समूहों में समूहीकृत किया गया है? 14, 10, 7 और 5। तो डीआरडीओ की जो प्रयोगशाला है
उसको 7 प्रौद्योगिकी समूहों में क्या किया गया है? समूहीकृत किया गया है। ठीक है? अगला है किसी रहवासी जीव को, ठीक है? कोई जीव कहीं पर रहता है, उसको प्रभावित किए बिना जब एक जीव लाभ लेता है तो क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोगी, मृतोपजीवी, सहजीवी। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका सहभोगी। ठीक है, क्या कहलाता है? सहभोगी। तो बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। कैसे कहना चाह रहा है वो? जैसे वो कह रहा है आपसे कि किसी रहवासी जीव को प्रभावित किए बिना जब एक जीव लाभ लेता है तो सहभोजिता क्या होता है? सहभोजिता भी कह सकते हैं इसको, कॉमनलाइजेशन कहते हैं जिसे। एक सहजीवी संबंध है जिसमें एक जीव दूसरे जीव से लाभान्वित होता है जबकि दूसरे को कोई हानि या लाभ नहीं होता है। जिस जीव को लाभ मिलता है उसे सहभोजी कहा जाता है तथा दूसरे को मेजबान कहा जाता है। ठीक है? याद रखें। और ये वाला जैसे ही आपने चित्र देखा तो आपके मस्तिष्क में ऑटोमेटिक ये चीज आ गई होगी कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। जैसे आपने देखा कि भैंस है, भैंस तो अपना चारा चर रही है, ठीक है, लेकिन भैंस के ऊपर ये जो बगुले बैठे हैं, और ये क्या है कि भैंस के ऊपर जो जुएँ होते हैं, कीड़े-मकोड़े होते हैं इसके कान में, ठीक है? और इसके शरीर पर, उनको क्या करते हैं, ये खाते हैं। अब इन बगुला से इस भैंस को कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, वो तो अपना चारा चर रही है, अपना घास खा रही है। लेकिन ये जो हैं, ये बगुला जो है वो क्या है, किस पर निर्भर हैं? भैंस पर हैं और आराम से कीड़े-मकोड़ों को खा रहे हैं। ठीक है? इसी प्रकार एक चित्र और आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो शार्क मछली होती है बड़ी-बड़ी, और इन शार्क मछलियों के शरीर पर क्या है, ये छोटी-छोटी मछलियाँ क्या होती हैं, चिपकी रहती हैं। ठीक है? तो शार्क मछली जब भी कोई शिकार करती है, तो उस शिकार को खा लेती है और उसके छोटे-छोटे जो टुकड़े बचते हैं, उन टुकड़ों को ये बाकी की जो शेष मछलियाँ हैं, ये खा लेती हैं। तो शार्क मछली को ना तो इनसे कोई फ़ायदा है और ना ही इनसे कोई नुकसान है। ठीक है? चलिए, अगला है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो छोटा नागपुर क्षेत्र जो एरिया है, वहाँ पर कुछ ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, मुंडा और संथाल के नाम से। वो किस पेड़ की पूजा करते हैं? महुआ और कदम के पेड़ की, इमली और आम के पेड़ की, पीपल और बरगद के पेड़ की, केले और नारियल के पेड़ की। तो मुंडा और संथाल जनजातियां जो हैं, वो महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? महुआ और कदम के पेड़ की। अगला है निम्न में से कौन सा जीवाणु तेल खाने वाला जीवाणु है? क्या है? कैसा जीवाणु है? तेल को खाने वाला, जो कि समुद्र में फैले तेल को साफ करता है। समुद्र में जैसे कई बार टैंकर आ रहे होते हैं या फॉरेन से माल को क्या किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है शिप के माध्यम से। तो कई बार क्या हो जाता है, टैंकर आपस में टकराव हो जाता है या किसी कोई भी ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से समुद्र की सतह पर तेल फैल जाता है। तो उस तेल को, ऑयल को क्या करते हैं, ये जीवाणु खाते हैं। कौन से? कोलीफॉर्म, अल्केन्योरेक्स, थियोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका नाम है अल्केन्युरोरेक्स। ठीक है? तो स्यूडोमोनास एक और है, स्यूडोमोनास और अल्केन्युरोरेक्स वोर्कोमेंसिस सहित कई प्रकार के बैक्टीरिया जो कि तेल को विघटित करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, और इनका उपयोग तेल रिसाव की सफाई के प्रयासों में किया जाता है। ठीक है? तो याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, चलिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से एक चीज़ बताना, और मैंने ये जो वीडियो चल रही है इन्हीं में एक बार डिस्कस भी कर चुका हूँ मैं आपसे। ईवीएस की जो हमने बुक डिस्कस की थी कक्षा 3, 4, 5 की, और 5 के कुछ चैप्टर बचे हैं तो उसको भी मैं जल्द फिनिश करूँगा आपके लिए। और तो मैंने पूछा था कि जहाँ पर जैसे किसी जगह पर तालाब में या किसी जगह पर क्या है, मच्छर पनप जाते हैं, तो उन मच्छरों को, ये लार्वा को खाने के लिए एक मछली को डाला जाता है। ठीक है? तो उस मछली का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। सीएफसी, सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगातार समताप मंडल में कौन से रेडिकल उत्पन्न करती है जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचते हैं? अब इसको तो आप आंख बंद करके बता दोगे क्योंकि इसी वीडियो में पहले डिस्कस हो चुका है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो तुरंत आपका आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ठीक है? चलिए, अगला है अपने शरीर पर धारियों वाला एक मांसाहारी अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ऐसा जीव जिसके शरीर पे धावी धारियां होती हैं और वो मांसाहारी होता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, इसके पाए जाने की संभावना कहाँ है? ये कहाँ पाया जाता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, महासागर में और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में।
तो ऐसा कौन सा जीव है, टाइगर, बाघ, जो कि कहाँ पाया जाएगा आपका, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में आपका पाया जाता है, ठीक है, घास के मैदानों में। अगला है उच्च तापमान और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहती है। इसकी स्थितियों के कारण दिन के समय मौसम काफी असहनीय हो जाता है। इसे आमतौर पर इस रूप में जाना जाता है: काल वैसाखी, अक्टूबर गर्मी, बारडोली छीरा और मानसून। तो इसे अक्टूबर गर्मी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? अक्टूबर की गर्मी, ठीक है। अगला है प्राइमरी लेवल पर आप क्या करना चाहते हैं? ईवीएस पढ़ाना चाहते हैं। ईवीएस शिक्षण आधारित पद्धति कौन-सी है? केवल सिद्धांत यानी कि केवल थ्योरी पढ़ानी है, थ्योरी कम प्रैक्टिकल, थ्योरी कम एक्टिविटी और प्रैक्टिकल। तो प्राइमरी स्तर पर अगर आपको पढ़ाना है तो थ्योरी कम प्रैक्टि एक्टिविटी वाली आपको ये अपनाना पड़ेगा। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर वैसे भी कहा जाता है प्राइमरी लेवल पे, तो ये आपको जो पढ़ाना है वो कैसे पढ़ाना है? एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाना है। ठीक है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है पर्यावरण के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का सहयोग कहलाता है। पर्यावरण के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का सहयोग कहलाता है। जैविक विभव, वहन क्षमता, जनसंख्या आकार, पर्यावरणीय अवरोध। तो ये कहलाता है आपका प्रेशर कैपेसिटी, वहन क्षमता। क्या कहलाता है? वहन क्षमता। मानव की किस गतिविधि के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है? तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी मनुष्य कर रहा है? ऐसा क्या कर रहा है मनुष्य जिससे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है? पेड़ पौधों की कटाई, जानवरों का शिकार, खुदाई, पेड़ लगाना। तो क्या हो जाएगा? डिफोरेस्टेशन। क्या हो रहा है? जिसकी वजह से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। ठीक है। अगला है ओजोन छिद्र है। ओजोन में जो छिद्र है वो क्या है? वातावरण में छिद्र, जलमंडल में छिद्र, क्षोभ मंडल में छिद्र और ओजोन परत का विनाश। तो क्या हुआ है? ओजोन परत का विनाश। ठीक है। अगला है पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कम उपयोग, पुनः चक्रण, जिसे आरआरआर कहते हैं। ठीक है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, भूमि भराव, वनों की कटाई, औद्योगिकरण। तो ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आरआरआर की फुल फॉर्म बताओ। तो ये आरआरआर साउथ वाली मूवी नहीं है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट की बात है। क्या करना होता है इसमें? कम उपयोग करिए, पुनः उपयोग कीजिए और ऐसी चीजें उपयोग कीजिए जो कि रिसाइकल हो सकें। ठीक है। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर फोकस किया जाता है। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।